हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसको हमने बोला है डेली क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पर मैं रोज सीएचओ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो मैक्सिमम एग्जाम में आने के चांसेस उनके ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए, प्लस आपको ये आप खुद को एनालाइज कर पाए कि आपने इतने टाइम में जो भी स्टडी करी है वो कितना इफेक्टिव रही है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है आप उसको कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊं और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉट एप्लीकेशन कॉजेस, ठीक है, हॉट एप्लीकेशन क्या करता है। ऑप्शन दे रखा है ए पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हॉट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो क्या क्या चीजें करेगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, हॉट एप्लीकेशन जो होता है वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है ये सारी। ठीक है, देखिए हॉट एप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, वेसो डायलेशन होगा। ठीक है, वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट होंगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे हॉट बात कर रहे हैं और साथ साथ में हम कोल्ड की भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो भी हम हॉट का देख रहे हैं उसका अपोजिट किसके अंदर होगा, कोल्ड के अंदर होगा। ठीक है, जैसे हॉट एप्लीकेशन के अंदर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो कोल्ड में क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हॉट के अंदर वैसो डायलेशन हो रहा है तो कोल्ड के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हॉट एप्लीकेशन जो होता है वो सर्कुलेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सर्कुलेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि कोल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो होगा, ठीक है, हॉट के अंदर लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और कोल्ड के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हॉट एप्लीकेशन के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जबकि कोल्ड के अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। हॉट एप्लीकेशन जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जबकि कोल्ड जो होगा वो ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब देखिए हीलिंग पावर इंक्रीज किसके अंदर होती है, हॉट के अंदर। ठीक है, हॉट क्या कर देता है, जो हीलिंग पावर होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जबकि कोल्ड जो है हीलिंग पावर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अच्छा जो सबसे मेन चीज इसके अंदर जो देखना है ना हमें, कि जो हॉट एप्लीकेशन होता है ना वो क्या कर देता है, जो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, हॉट एप्लीकेशन क्या करेगा, ब्लीडिंग को इंक्रीज कर देता है, जबकि कोल्ड जो होता है वो ब्लीडिंग को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। एक और चीज ध्यान रखना है कि हॉट एप्लीकेशन जो मसल की टोन होगी, क्या होगी, मसल्स की जो टोन होगी उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल्स की टोन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यही एक चीज मेन है इसमें ध्यान रखने की। बाकी सब तो सारी चीजें इंक्रीज हॉट के अंदर होती है और डिक्रीज कोल्ड के अंदर होती है। ठीक है, अब देखिए हमेशा क्या होता है कि जो हॉट एप्लीकेशन होती है ना, इधर देखिए, हॉट एप्लीकेशन जो होती है वो क्या करता है कि मेटाबॉलिक रेट जो है या मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि सेल की जो डेथ होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हुई हॉट एप्लीकेशन से तो वो सेल की डेथ को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर हॉट एप्लीकेशन के हम टाइम की बात करें
ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो हम 20 to 40 मिनट्स के लिए हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स के बाद में रेस्ट करेंगे और फिर उसको रिपीट करेंगे, रेस्ट एंड रिपीट, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी इफेक्ट आता है किसका, हॉट एप्लीकेशन का, हॉट एप्लीकेशन का सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये ध्यान रखना कि एक्चुअली करता तो ये वेसो डायलेशन है, कौन सा, हॉट एप्लीकेशन एक्चुअली वेसो डायलेशन करता है, पर इसका सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा कि ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, यही सारी चीजें जो है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूब्स एंड कैथेटर्स आर डिसइंफेक्टेड विथ, ठीक है। ट्यूब्स और कैथेटर्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, ऑप्शन दे रखा है, ए ग्लूट्रेल्डिहाइड, बी फॉर्मेलिन, सी 1% हाइपोक्लोराइड, डी कॉर्सोलेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, ऑप्शन ए, जो ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है उसी से सारे ट्यूब्स और कैथेटर्स वगैरह जो होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और ये एक तरह का केमिकल मेथड है डिसइंफेक्शन का या स्टेरिलाइजेशन का। कैसा मेथड है, केमिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट, ठीक है। आइसबर्ग का जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो क्या शो करता है, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे कि अगर हम बात करें आइसबर्ग के अंदर तो इस तरह से होता है आइसबर्ग, ठीक है। ये होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। तो हम यहाँ पे टिप ऑफ द आइसबर्ग से क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो इतना पोर्शन जो हमें दिख रहा है बाहर की तरफ, वही क्या होते हैं कम्युनिटी के अंदर बाहर जो केसेस हमें दिख रहे हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं। बहुत सारा पोर्शन कम्युनिटी के अंदर ऐसा होता है जो बाहर आ ही नहीं पाता है, जो डायग्नोस हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो हमें नहीं दिख रहा है, अंदर जो डूबा हुआ पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है ए अनडायग्नोस्ड केसेस, ऑप्शन बी क्लिनिकल केसेस, ऑप्शन सी डेड केसेस, ऑप्शन डी ट्रीटेड केसेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, जो अनडायग्नोस्ड केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सबमर्ज्ड, जो इसका डूबा हुआ पोर्शन होते हैं वो होते हैं, और जो टिप होता है आइसबर्ग का वो क्या होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप ऑफ द आइसबर्ग और ये जो सबमर्ज पोर्शन और ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके मैक्सिमम है, और जो प्रीवियस सीएचओ के पेपर हुए हैं उसमें इससे क्वेश्चन आया ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है, ठीक है। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, उसका इंसर्शन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है। ऑप्शन दे रखा है, ए एनी टाइम, ऑप्शन बी बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी एज पर चॉइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, ऑप्शन सी, कि आईयूडी का इंसर्शन जो करा जाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं, जो यहाँ पे हम कॉपर्टीज वगैरह की बात करते हैं, उसका अप्रोप्रिएट टाइम होता है ड्यूरिंग, या तो मेंसेस के टाइम पे या फिर उसके मेंसेस के 10 days के अंदर आईयूडी को इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप आईयूडी के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं। और वहीं पे उसी वीडियो के अंदर मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो सीएचओ के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करा है, आप वहां जाके वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इज, ठीक है। वो कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार को छोड़ देती है, मतलब कि उसको लगाने के बाद एक परमानेंट स्कार रहता है। ऑप्शन है ए मीजल्स, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी पेंटावेलेंट, ऑप्शन डी बीसीजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, जो बीसीजी का वैक्सीन होता है उसको देने के बाद में वो क्या करता है, एक परमानेंट स्कार को वहां पे छोड़ देता है, ठीक है। अगर आप वैक्सीन्स या
इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल में देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी उसके क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी दोनों को ही डिस्कस करा है। आप उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू द नेचुरल इन्फेक्शन इज, ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी एक्वायर होती है, जो मिलती है, उस वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? ऑप्शन दे रखा है ए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो मिलती है हमें नेचुरल इन्फेक्शन से। मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डिजीज हुई तो उससे क्या हो जाएगा, उस डिजीज से रिलेटेड जो भी इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है? एक्चुअली इम्यूनिटी होता है द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है। खुद के अंदर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, वही होता है क्या? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है मेनली कितनी तरह की होती है? तीन। फर्स्ट होती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। सेकंड उसके अंदर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और थर्ड इसके अंदर आती है मिसलेनियस, जिसके अंदर बहुत सारे एक साथ इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो जो हमें बाय बर्थ मिलती है, बाय बर्थ जो इम्यूनिटी हमें मिलती है उसको बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि WBC, लिम्फोसाइट्स, पेयर पैचेस, ये सारे क्या होते हैं? एक तरह की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। और बात करें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एक्वायर्ड के अंदर आता है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक आती है पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों के अंदर एक होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। एक्टिव के अंदर भी आती है नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव के अंदर भी क्या आता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे हम पहले नेचुरल एक्टिव की बात करें तो जो भी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल केसेस जो होंगे, ठीक है, सब क्लिनिकल या फिर हम बोल सकते हैं क्लिनिकल केसेस जो होंगे, उससे जो इम्यूनिटी मिलेगी। देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हो रहा है, तो वो एंटीजन जाके आगे क्या बनाता है? एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी। जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है कि हम ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज एंटर करवाते हैं, ठीक है। जबकि एक्टिव के अंदर क्या होता है? एंटीजन एंटर होता है, ठीक है। और नेचुरल क्या हो गया? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस जो होते हैं या इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोला जाता है नेचुरल, ठीक है। और अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव की बात करें तो जैसे कि हम वैक्सीनेशन जो दे रहे हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन से जो हम एंटीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गई, किल्ड हो गई, टॉक्साइड्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? एक तरह की आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जबकि अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो नेचुरल पैसिव कौन सी होती है? जैसे कि जो हमें ऑलरेडी कैसे मिलती है पैसिवली, मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू अगर जो आ रही है, IgG है ना, प्लेसेंटा के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आ रही है IgA, ये सारी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल की बात करें
आर्टिफिशियल पैसिव की बात करें तो आर्टिफिशियल पैसिव कैसे हो गई, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जा रही, जैसे कि एंटी सीरा, एंटीटॉक्सिन, ये सारे क्या होते हैं, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो ध्यान रखना इम्यूनिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम CHO की बात करते हैं ना, तो मेनली कम्युनिटी का पोर्शन इंक्लूड होता है, इसीलिए मैं आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कम्युनिटी और फंडामेंटल से रिलेटेड ही ऐड करा हुआ है। बाकी सारी जो सब्जेक्ट्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट इनका जो हम बोल सकते हैं पोर्शन जो होता है वो मैक्सिमम रहता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG इज, ठीक है, BCG एक किस तरह का वैक्सीन है? ऑप्शन दे रखा है, ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड, ऑप्शन डी एंटीसीरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? BCG एक तरह का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? ऑप्शन दे रखा है, ए MMR, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी TT, ऑप्शन डी DPT। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर MMR की जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि MMR की जब हम बात करते हैं ना, तो अगर किसी को बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है, हम यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बिफोर प्रेगनेंसी किसी को रुबेला का वैक्सीन अगर मिला हुआ है, ठीक है, कौन सा वैक्सीन है, रुबेला का वैक्सीन अगर किसी को मिला है बिफोर प्रेगनेंसी, तो उसको एडवाइस करा जाता है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। ठीक है, उसको क्या करा जाता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? फॉर द मिनिमम 6 मंथ, कि मिनिमम 6 मंथ्स के लिए उसको अपनी प्रेगनेंसी को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, और अगर रूबेला वैक्सीन के हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन कौन सा होता है, RA27/3, ये स्ट्रेन यूज होता है किसके लिए, रूबेला की वैक्सीन के लिए। थोड़ा सा डिटेल में है, बट ये जो स्ट्रेन की हम बात करें रूबेला वैक्सीन की, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर एम्स वगैरह के एग्जाम वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन एम्स में आता है या एम्स में आया है तो ये यहाँ पे CHO में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो किसी भी नर्सिंग का एग्जाम हुआ है तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि नर्सिंग का अगर कोई और एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी वो आ सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने वो सारे वीडियोस भी अपनी चैनल के अंदर बनाए हुए, आप वहां जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। और मेन बात ये है कि एग्जाम से पहले आप जितने क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, तो उतना ही क्या होगा कि आपका जो आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी है ना वो अप टू द मार्क है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज द मेन इन्फेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पोलियो मेन कौन से सिस्टम का इन्फेक्शन है? ऑप्शन दे रखा है, ए एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। पोलियो जो होता है मेन एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि GIT सिस्टम का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डाउट होता है कि GIT का है या नर्वस का है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये GIT या हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स मदर इन एक्सेप्ट, ठीक है, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो मदर को हेल्प करती है, एक्सेप्ट मींस इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो मदर को हेल्प नहीं करता है? ठीक है, या जो ब्रेस्ट फीडिंग से मदर में यूज नहीं आता है। ऑप्शन दे रखा है, ए प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी एक्ट एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी हेल्प्स इन क्विक एंड अर्ली इनवॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट नहीं करता है, वो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही पूछा है कि कौन सा नहीं करता है। वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी वर्क करता है, ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, और इनवॉल्यूशन जो होता है यूट्रस का उसमें भी हेल्प करता है। Next question, the baby friendly hospital initiative was started in the year। ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये क्या है, BFHI के नाम से भी इसको जाना जाता है। BFHI को कब स्टार्ट करा गया था, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1990। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, BFHI जो था उसको 1993 के अंदर क्या करा गया था, है स्टार्ट करा गया था। Next question, the last known case of smallpox was reported in the year। ठीक है, smallpox का लास्ट जो known case था वो कौन से ईयर के अंदर रिपोर्ट करा गया था। ऑप्शन दे रखा है ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1980। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए 1977 के अंदर क्या हुआ था कि लास्ट नोन केस रिपोर्ट हुआ था किसका, स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, तो देखिए स्मॉल पॉक्स या फ्री इंडिया जो था, ठीक है, क्या था, स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया, वो कब डिक्लेयर करा गया था, वो डिक्लेयर करा गया था 1977 के अंदर। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का इराडिकेशन जो था, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इराडिकेशन की, मतलब ये कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड से हट चुका है। तो इराडिकेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1980 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था, वो हुआ था 8 मई 1980 के अंदर। और किसने डिक्लेयर करा था, WHO ने वर्ल्ड को क्या करा था, स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की थोड़ी सी इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 17 डेज। ठीक है, कितना होता है, 7 से लेके 17 डेज। और अगर इसका कॉजेटिव एजेंट देखें तो वो होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस होता है क्या इसका कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, मींस ह्यूमन मिल्क के अंदर ये सारा होता है एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन दे रखा है ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, जो ह्यूमन मिल्क मतलब की बात हो रही है यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ब्रेस्ट मिल्क की बात हो रही है। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या नहीं होता है, आयरन, और क्या क्या नहीं होता है, साथ में विटामिन सी, विटामिन सी भी नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। बाकी सारा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। ठीक है, RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये क्या है, RCH है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा है, ऑप्शन है ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी सब सेंटर, ऑप्शन डी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, ऑप्शन बी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला गया है। अच्छा देखिए, अगर हम RCH की बात करें तो RCH जो था उसका फेज 1 जो था वो स्टार्ट कब हुआ था, फेज 1 की बात कर रहे हैं, वो हुआ था 1997 के अंदर। ठीक है, और इसका फेज 2 कब आया था, उसका फेज 2 आया था 2005 के अंदर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम के अंदर बहुत बार ये आया हुआ है कि RCH का फेज 1 कब हुआ था और फेज 2 कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY स्टैंड फॉर। ठीक है, JSY का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है ए जन सुलभ शौचालय योजना, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी जन सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी जननी स्वच्छता योजना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, जननी सुरक्षा योजना जो है उसको ही बोला गया है JSY। ठीक है, ये जो है ये एक तरह का हेल्थ प्रोग्राम है
ठीक है, ये क्या है, एक हेल्थ प्रोग्राम है जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या करा था, लॉन्च करा था। ठीक है, जो किसने करा था, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था इसको क्यों बनाया गया था, ताकि इसको बनाया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनएचएम के अंडर इसको क्या करा गया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और क्यों करा गया था, सेफ मदरहुड के लिए। ठीक है, सेफ मदरहुड, ताकि जो मैक्सिमम जो डिलीवरीज है वो कैसी हो, इंस्टीट्यूशनल हो। उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या करा था, जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च करा था। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2005 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नोन एज द सोशल वेलफेयर। ठीक है, कौन सी डिजीज को सोशल वेलफेयर बोला गया है। ऑप्शन दे रखा है, ए टीबी, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी लेप्रेसी, ऑप्शन डी मलेरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। टीबी जो है उसको बोला गया है डिजीज ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज डन इन एवरी। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है वो कितने साल में करा जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए 3 ईयर, बी 5 ईयर, सी 10 ईयर, डी 15 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है हर 5 साल के अंदर करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम, या फिर कौन से कितने ईयर के लिए सर्वे किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज फ्री कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री कैसी है, रेबीज फ्री, जहां पे रेबीज का जो इन्फेक्शन है वो नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसा कंट्री है, वो है रेबीज फ्री कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्डी है कॉजेस। ठीक है, मोल्डी है जो होता है वो क्या करता है। ऑप्शन दे रखा है, ए एंथ्रेकोसिस, बी बिसिनोसिस, सी सिलिकोसिस, ऑप्शन डी फार्मर्स लंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, ऑप्शन डी। मोल्डी है जो होता है वो क्या करता है, फार्मर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, कि ह्यूमन ऑर्गन जो है उसके ट्रांसप्लांटेशन का जो एक्ट है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कौन सी ईयर में लॉन्च किया था। ऑप्शन दे रखा है, ए 1895, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1898। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, 1897 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ह्यूमन ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो एक्ट को लेकर आई थी। ये एग्जाम भी ये क्वेश्चन भी जो है ये सीएचओ के अंदर प्रीवियसली आया हुआ है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है, डेट्स, ईयर्स, ये सारे सीएचओ के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं और आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा इंप्रूव होती जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।